खाने के बदले में जब मुझे इन लोगों की असलियत पता चली तो मैंने वहां से जाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने सू यूलन को सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने सोचा कि मैं बस उसके पीछे पड़ा हूं और डू यांगशेंग को बदनाम कर रहा हूं। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। वहां से जाने के बाद मुझे एक अच्छा ठिकाना मिला और मैंने काफी सारा सामान भी जमा कर लिया। लेकिन बाद में सू युलन मुझे ढूंढते हुए आई। वह रो रही थी और कह रही थी कि दू यांगशेंग एक घटिया इंसान है और उसे पछतावा हो रहा था कि वह मेरे साथ क्यों नहीं आई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो मुझे ऐसा मंजर दिखेगा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। वर्तमान में अब आज की बात करते हैं। जब सू युलन घबराहट में थी, तब पहली मंजिल का सुरक्षा घेरा ज़ॉम्बीज़ ने तोड़ दिया था। बच्चों की चीखों और डर की वजह से ब्रॉडकास्ट की आवाज दब गई। म्यूजिक सीधा ब्रॉडकास्टिंग रूम तक पहुंच रहा था। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो सू युलन ने रोते हुए मुझसे भीख मांगी। प्लीज प्लीज, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें पहले अंदर आने दिया था, इस ब्रॉडकास्ट को बंद कर दो। मैं हंसा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिन्हाई यूनिवर्सिटी सिर्फ इत्तेफाक से आया था? असल में मैं यहां सिर्फ तुम सबसे बदला लेने आया था। जिस पाल मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा अंजाम तय हो चुका था। यह सुनकर सू युलन पछतावे से भर गई। यूस इतना परेशान देखकर भी मेरे दिल में कोई रहम नहीं आया, बल्कि उसकी खोई हुई और उदास हालत देखकर मेरे दिल में बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे थोड़ी हंसी ही आ रही थी। क्या तुम्हें अपने साथियों के प्रति दयालु और उनका ख्याल रखने वाला नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी इस हालत की वजह था। मैं तुम्हें बता दूं कि आज उनकी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम इतनी महान न बनती और मुझे अंदर न आने देती तो ये सब न होता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी तड़पती रहो। अचानक सू युलन का रोना बंद हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर रुककर अपने कपड़े उतारने लगी। जल्द ही वह सिर्फ अपने वाइट अंडरवेयर में रह गई। ये देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। ये क्या कर रही हो? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? सू युलन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना पूछा। अगर तुम ये ब्रॉडकास्ट बंद कर दो तो तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, उसे गौर से देखा और फिर मुंह फेर लिया। तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। सू युलन की आंखों में उम्मीद जगी। क्या तुम मान गए? मुझे पता था तुम। लेकिन मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। बहुत देर हो चुकी है। मेरे याद दिलाने पर सू युलन को एहसास हुआ कि नीचे से अब कोई चीखने की आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के दहाड़ने की आवाजें थीं। अब जबकि मेरा मकसद पूरा हो चुका था, मैंने ब्रॉडकास्ट बंद किया, खिड़की पर चढ़ा और पाइप पकड़कर नीचे कूद गया। सू युलन कमरे में हैरान और परेशान खड़ी रह गई। कमरे में सिर्फ सू युलान हैरा खड़ी थी। जब उसके पीछे का दरवाज़ा अचानक जोर से बजा, तब कहीं जाकर उसे होश आया। सू युलान घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद में कि बाहर जो कोई भी है वो चला जाए। लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ एक पल के लिए भी नहीं रुकी। आखिरकार दरवाज़ा टूट गया और एक बिखरी हुई हालत में ज़ॉम्बी धीरे से अंदर आया। ये वही लड़की थी जिसका सू युलान ने पहले ख्याल रखा था। सू युलन ने उसकी समझ को वापस जगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसका कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला और सू युलन के हाथ पर काट लिया। इस बीच बाहर, जब मैं पानी के पाइप से नीचे उतर रहा था, मैं हर फ्लोर पर रुका ये देखने के लिए कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। तब जाकर मुझे सुकून मिला और मैं सेफ हाउस वापस आया। सेफ हाउस के अंदर जांग मियाओ मियाओ और बाकी सबने सारा सामान गोदाम में शिफ्ट कर दिया था। इस वक्त सिर्फ निंग याओ लिविंग रूम में थी। जांग मियाओ मियाओ नहाने गई थी और चीले अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी। निंग याओ ने मुझे वापस आते देखा, खड़ी हुई और पूछा, क्या तुमने ही अभी टीचिंग बिल्डिंग में वो म्यूजिक बजाया था?
निंग याओ एक समझदार लड़की थी। वो तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? निंग याओ ने मजबूती से जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है कि तुम्हारे ऐसा करने की कोई वजह रही होगी। उसे इस तरह देखे जाने पर मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने कहा, अपने कमरे में जाओ और आज रात जल्दी आराम करो। जैसे जैसे रात हुई, बाहर बर्फबारी और तेज हो गई। मैं सोना चाहता था, लेकिन चे श्याओ श्याओ मुझसे बिल्कुल चिपक कर लेती थी। क्योंकि उसकी एफिनिटी 75 तक पहुंच गई थी, उसकी जज्बाती समझ भी बेहतर हो गई थी और उसका शरीर पहले से नर्म और गोरा हो गया था, यहाँ तक कि उससे एक हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। इस वजह से मेरे लिए सोना मुश्किल हो गया था। मैं अचानक उठकर बैठ गया, बेचैनी होने लगी थी। मैं सो नहीं सकता, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। हालांकि इस बार चे श्याओ श्याओ ने बात मानी और मेरे पीछे नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मैंने अचानक किसी को एंट्रेंस पर खड़ा देखा। वो जांग मियाओ मियाओ थी, जो मुझे एक अदा के साथ देख रही थी। इसने मुझे उलझन में डाल दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांग म्याओ म्याओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना मुंह मेरे कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, बॉस, मैं ओवरटाइम काम करना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, ये अंदाजा लगाते हुए कि वो क्या सोच रही है। जांग म्याओ म्याओ की असली पीचन एक मतलबी स्लैश मटीरियलिस्टिक औरत की थी, जिसे पैसे और सुरक्षा सिक्योरिटी से लगाव था। मैंने जो काबिलियत दिखाई थी, उसके लिए मैं सबसे बेहतर ऑप्शन था। उसने ये तक नहीं कहा कि मैं उसे लड़े प्यार करूं, वो बस ये चाहती थी कि मैं उसे दूर न भगाऊं। उतना ही उसके लिए काफी था। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो जांग म्याओ म्याओ ने एक गहरी सांस ली और पूछा, बॉस, गेस कीजिए, आज मैंने किस तरह के अंडरवेयर पहने हैं? ये सुनकर मैंने अनजाने में नीचे देखा, लेकिन लाइट बंद होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने एक तुकड़ा मारा, काले, जिन पर रंग बिरंगे पैटर्न्स हों। लेकिन जांग म्याओ म्याओ ने अपना मुंह छुपाकर हंसते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं पहना है। धन्य हो, लड़की, तुम आग से खेल रही हो। इतना कहकर मैंने जांग म्याओ म्याओ को सीधा अपनी बाहों में उठा लिया। जल्द ही रात बीत गई। वर्क रिपोर्ट पूरी हो चुकी थी और एक तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट भी सेटल हो गया था। जब उसने देखा कि मैं बाहर जाने वाला हूं, तो जांग म्याओ म्याओ ने फिर से कुछ फायदों के लिए कोशिश की। तो बॉस, क्या इसका मतलब ये है कि अब से मुझे कोई और काम नहीं करना पड़ेगा? मैंने कहा, सपने देखना बंद करो, ये तो सिर्फ यहां रहने की कीमत थी। खाना, पीना और बाकी चीजें तुम्हें काम करके ही कमानी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि तुमने वर्क एक्टिव होने का सबूत दिया है, तो मैं तुम्हें आज की छुट्टी देता हूं। ये सुनते ही जांग म्याओ म्याओ तुरंत खुश हो गई। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज आया, जांग म्याओ म्याओ की अफिनिटी 25 पॉइंट्स बढ़ गई है। अब अफिनिटी 7। तेरी तो सीधा 25 पॉइंट्स। एफिनिटी बढ़ाना इतना आसान कब से हो गया? इसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सच्चा प्यार हमेशा धोखा लेकर आया, लेकिन जब मैं जज्बातों को सीरियसली नहीं लेता, तो अफिनिटी आसमान छूने लगती है। लेकिन फिर से सोचा जाए तो जांग म्याओ म्याओ वो आखिरी लड़की थी जिससे मैं मिला था। फिर भी उसकी एफिनिटी निंग याओ से सिर्फ 5 पॉइंट्स कम थी। दूसरी तरफ चीले, जिससे मैं चे श्याओ श्याओ के बाद सबसे पहले मिला था, उसकी एफिनिटी अभी सिर्फ 40 ही थी। रुको एक मिनट, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं चे श्याओ श्याओ के बारे में तो भूल ही गया था। नाश्ते के वक्त चे श्याओ श्याओ मुझे गुस्से में घूर रही थी और अपना खाना बड़े ही जंगली तरीके से खा रही थी। निंग याओ ने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। श्याओ श्याओ, तुम्हें क्या हुआ है? ये देखकर मैंने अजीब तरीके से हाथ हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बच्चे कभी कभी नखरे दिखाते हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वक्त तेजी से बीत गया। आखिरकार भारी बर्फबारी रुक गई। बाहर बर्फ की तह 2.5 मीटर तक पहुंच गई थी, जो लगभग 1 मंजिल जितनी गहरी थी। सेफ हाउस सिर्फ 5 मीटर्स ऊंचा था, इसलिए उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बर्फ में दब गया था। खुशकिस्मती से
टाइटेनियम अलॉय वाला दरवाजा अब भी खुल और बंद हो सकता था, इसलिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी वक्त निंग याओ ने खुद मुझसे मिलने की पहल की। क्योंकि बाहर बर्फबारी रुक गई है, तो ची ले, जांग म्याओ म्याओ और मैं आसपास काम की चीजें और सप्लाईज ढूंढना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं और चे श्याओ श्याओ तुम्हारे साथ चलें? निंग याओ ने जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, बाहर के सारे ज़ॉम्बीज बर्फ में दबे हुए हैं। हमें बस अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज से सावधान रहना होगा। मैंने कहा, ठीक है, जाओ फिर, अपना ख्याल रखना, और याद रखना, 1 घंटे से ज्यादा बाहर रहना सही नहीं होगा। लगभग 40 से 50 मिनट्स बाद वो तीनों वापस आ गए। उनके शरीर पर थोड़े बहुत खून के निशान थे। ये देखकर मुझे काफी सुकून मिला। शाबाश, वापस जाकर गर्म पानी से नहा लो और आराम करो। उनके अंदर जाने के बाद मैंने चे श्याओ श्याओ को लिया और टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चल दिया। निंग याओ और बाकी सब अभी तक ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें इन्फेक्शन का खतरा था। इस खतरे को खत्म करने के लिए मुझे एक फीमेल ज़ॉम्बी से वायरस वैक्सीन हासिल करनी थी। और किस्मत से मुझे पता था कि ऐसी ज़ॉम्बी कहाँ मिलेगी, एक ऐसी फीमेल ज़ॉम्बी जो सिस्टम के स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती हो। टीचिंग बिल्डिंग, जहां कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पनाह ली थी, अब वहां जिंदा लोगों का कोई निशान नहीं था। खिड़की से अंदर चढ़ने के बाद मैं तुरंत नीचे झुक गया। मेरे एक चालाकी भरे मूव की वजह से इस बिल्डिंग में 100 मीटर के दायरे के सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। ये पूरा ज़ॉम्बीज का अड्डा बन चुका था। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी, एक भी दहाड़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने हिम्मत करके क्लासरूम से बाहर सर निकाल कर देखा, तो पाया कि पूरा कॉरिडोर लाशों से भरा हुआ था। मैं उलझन में पड़ गया। ये सही नहीं हो सकता, इतने सारे स्टूडेंट्स थे, क्या उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बना? लाशों की पालकें उठाकर मैंने कन्फर्म किया कि ये सब सच में इन्फेक्टेड थे। इसका मतलब था कि वो पहले ज़ॉम्बी बने और फिर उन्हें मार दिया गया। क्या यहाँ कोई और सर्वाइवर्स आए थे? अरे नहीं! मुझे अचानक अपने आने का मकसद याद आया और मैंने जल्दी से चे श्याओ श्याओ का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ भगा। जब हम 5वें फ्लोर के ब्रॉडकास्टिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे, तो हमें तुरंत एक लाश लेटी हुई दिखाई दी। लेकिन खुशकिस्मती से वो सु युलन नहीं थी। ये देखकर मैंने सुकून की सांस ली। अजीब है, सु युलन यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो बच निकली? लेकिन अचानक चे श्याओ श्याओ को एक बड़ी ताकत ने धक्का देकर दूर फेंक दिया। मैंने अपनी आंखें टिकाकर देखा, सु युलन ब्रॉडकास्टिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम हो? तुम इन्फेक्टेड नहीं हुई थी? मेरा सवाल सुनकर सु युलान ने धीरे से अपना सर उठाया। इस वक्त उसके चेहरे पर कई काली लकीरें थीं, जो उसे अजीब और खतरनाक बना रही थी। वो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रही थी। जल्द ही सु युलान एक दरवानी रफ्तार से मेरी तरफ झपटती। मैं तुरंत एक तरफ हट गया। कितनी तेज है! वो यकीनन कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। इससे पहले कि मैं खड़ा हो पाता, सु युलन फिर से एक धुंधली परछाई की तरह तेजी से घूमी। मुझे लगा वो मुझ पर हमला करने वाली है, इसलिए मैं घबराकर दूर लुढ़क गया। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसका निशाना चे श्याओ श्याओ थी। चे श्याओ श्याओ अभी होश में नहीं थी जब सु युलान ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसने अपने हाथ से पूरा जोर लगाया, जैसे वो चे श्याओ श्याओ की गर्दन तोड़ने ही वाली हो। नहीं, मैंने घबराहट में चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज सुनते ही चे श्याओ श्याओ जैसे जाग गई। उसने दोनों हाथों से सु युलन का हाथ पकड़ा और उसे आसानी से खोल दिया। सु युलन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, यहाँ तक कि उसने अपना सर किसी इंसान की तरह टेढ़ा किया। चे श्याओ श्याओ ने उसे हैरान होने का वक्त नहीं दिया, उसका हठ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। एक ही पल में सु युलन जमीन पर बुरी तरह गिर गई। उसी वक्त
चे श्याओ श्याओ का स्टेटस पैनल मेरे सामने दिखाई दिया। न सिर्फ उसकी एफिनिटी 90 तक पहुंच गई थी, बल्कि उसने स्ट्रेंथ म्यूटेशन कर एक नई काबिलियत भी हासिल कर ली थी। फिर मैंने सुयूलन का पैनल देखा। नाम सुयूलन, पहचान आर्ट स्टूडेंट पियानिस्ट, ज़ॉम्बी अफिनिटी 40, हठ पकड़ने पर इनाम पियानो स्किल्स या 100 किलोग्राम्स, कच्चा मांस एक चुनो, पहली किस पर इनाम कंप्लीट पियानो स्कोर कलेक्शन या ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन एक चुनो। फुल स्ट्रैटेजी, रिवॉर्ड सारी आर्टिस्टिक टैलेंट्स या जीन इवोल्यूशन पोशन एक चुनो। मुझे उम्मीद थी कि सुयूलन की एक और ज़ॉम्बी पहचान होगी, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो उसे अपनी पुरानी इंसानी यादें खो देनी चाहिए थी, इसलिए उसकी एफिनिटी 0 होनी चाहिए थी। और भी अजीब बात यह थी कि सुयूलन का निशाना चे श्याओश्याओ थी, मैं नहीं। इस वक्त सुयूलन जिसे दीवार पर पटका गया था, उठने में काफी वक्त ले रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दो। इतना कहते ही वो फिर से चे श्याओश्याओ की तरफ झपटती। लेकिन दूसरे की अजीब शक्ति से डरते हुए उसने इस बार सामने से हमला नहीं किया। इसके बजाय वो तेजी से चे श्याओश्याओ के चारों तरफ घूमने लगी। सही मौका देखते ही सुयूलन तेजी से आगे बढ़ी और चे श्याओश्याओ की पीठ के बीच में बुरी तरह से झपटती। ये देखकर मैं चिल्लाया, नीचे झुको। जब चे श्याओश्याओ ने आवाज सुनी, उसका दिमाग अभी रिएक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन उसका शरीर अपने आप ही नीचे झुक गया। सुयूलन का स्नीक अटैक फिर से नाकाम हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं तेजी से उसके पीछे गया और उसे जोर से पकड़ लिया। सुयूलन ने अपना शरीर छुड़ाने की कोशिश की। सुयूलान ने संघर्ष किया और अपना शरीर मरोड़ा, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने सोचा था, वो एक ऐसी ज़ोंबी बन गई थी जो इंसानों पर हमला नहीं करेगी। उस समय सुयूलान और मैं लगभग एक दूसरे से सटे हुए थे। अगर वो चाहती तो वो मुझे पूरी तरह से मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस संघर्ष करती रही। जब चे श्याओश्याओ ने यह देखा तो वह सुयूलान को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। इसे मत मारो, ये मेरे काम की है। मेरे बैकपैक से रस्सी निकालने में मदद करो। जब चे श्याओश्याओ ने यह सुना तो उसने आज्ञाकारी ढंग से रस्सी ली और सुयूलान को बांध दिया। उसे छोड़ने के बाद मैंने उत्सुकता से ज़ोंबी सुयूलान की ओर देखा। मैंने गौर किया कि जैसे ही मैं उसके करीब जाता, वह शांत हो जाती थी। लेकिन जैसे ही चे श्याओश्याओ करीब आती, वह बहुत उत्तेजित हो जाती थी। यह देखकर मैं मजाक किए बिना नहीं रह सका। दिलचस्प है, वह जीवित रहते हुए भी एक संत थी और संक्रमित होने के बाद भी वह एक संत ज़ोंबी है। तुम्हारी पहचान में निश्चित रूप से संत शब्द शामिल होना चाहिए। जल्द ही मैं सुयूलान को वापस सुरक्षित घर ले आया। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मैं उनके संदेह देख सकता था। चिंता मत करो, जब तक मैं उसे अपने आदेशों का पालन करना नहीं सिखा देता, मैं उसे नहीं खोलूंगा। सिखाना? एक ज़ोंबी को? निंग याओ और क्यू ले मेरी बातों से इतने डर गए थे कि वे कायरों की तरह दिखने लगे। जबकि झांग मियाओ मियाओ ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी सहलाई। तो श्याओ भी उसी स्थिति में है। सही कहा, श्याओ भी एक ज़ोंबी है। निंग याओ को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि श्याओ आमतौर पर कभी बात नहीं करती और केवल मांस खाती है। झांग मियाओ मियाओ एक तरफ से दबी हंसी। बॉस, मुझे मत बताना कि सुयूलान के ज़ोंबी बनने के बाद भी आपके मन में उसके लिए भावनाएं हैं, इसलिए आप उसे जाने नहीं दे रहे। क्या मैं आपको संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं हूं? मैं जानता था कि उसका क्या मतलब था, इसलिए मैंने वापस पूछा, तुम्हें क्या लगता है? झांग मियाओ मियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने पिछली बार के अपने शर्मनाक प्रदर्शन के बारे में सोचा। पिछली बार मेरे पास अनुभव नहीं था।
अगली बार यह अलग हो सकता है। क्यूले, जो उनके पास खड़ी थी, ने उनकी बातचीत सुनी और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। निंग्याओ हालांकि एक शांत अभिव्यक्ति के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। ठीक है, सब अपने अपने काम पर जाओ। सबको भेजने के बाद मैंने सुयूलन से एक नमूना लिया। इनाम 100 किलोग्राम कच्चा मांस। दूसरी ओर जाने के बाद क्यूले फिर से झांग मियाओ मियाओ के पास आई। लिविंग रूम में आपने अभी जो कहा, क्या वह सच था? आपके और बॉस के बीच? यह सुनकर झांग मियाओ मियाओ ने जानबूझकर न समझने का नाटक किया। क्या सच था? वही, वो वाली बात। क्यूले इतनी घबरा गई कि उसका चेहरा लाल हो गया। तभी झांग मियाओ मियाओ ने सिर हिलाया। ओह, तो आप इस बारे में बात कर रही हैं। तो क्या हुआ अगर यह सच है? क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? यह सुनकर क्यूले का चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया। तुम बॉस के साथ उस तरह की बात क्यों करती हो? चांग म्याओ म्याओ को अचानक दिलचस्पी होने लगी। उसने जानबूझ करा है बरी। हम किसी और की छत के नीचे रह रहे हैं। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? यकीनन चीले तुरंत बातों में आ गई। तो क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? चीले को बातों में फंसता देखकर जांग म्याओ म्याओ की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नहीं, मैंने खुद पहल की। छोड़े जाने के डर से मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह सुनते ही चीले काफी उत्तेजित हो गई। लेकिन वो तुम्हें निकालना क्यों चाहेगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बेकार हूं। मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस निंग की तरह नहीं, जो लोगों से पेश आना जानती हैं, या तुम्हारी तरह जो डिजाइन स्केचेस बना सकती हो। कम से कम अभी के लिए तुम दोनों की कोई कीमत है। इसलिए यहां रुकने के लिए मेरे पास यही एक तरकीब थी। जांग म्याओ म्याओ की बातें सुनने के बाद चीले और भी चिंतित हो गई। क्या मुझे भी निकाल दिया जाएगा? जांग म्याओ म्याओ ने सोचते हुए कहा, शायद आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम सारे स्केचेस खत्म कर दोगी। ये सुनते ही चीले तुरंत घबरा गई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए कि चीले ने पहले उसका विरोध किया था, जांग म्याओ म्याओ मुस्कुराई और बोली, पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। जब चीले ने यह सुना तो उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर हिचकिचाहट और आखिर में उसने हिम्मत करके गंभीर चेहरे के साथ हाँ में सर हिलाया। डिनर के बाद मैं सू युलन को खाना खिला रहा था, लेकिन तभी जांग म्याओ म्याओ वहां आई। बॉस, मैं आज रात ओवरटाइम काम करना चाहती हूं। मैंने बस उससे एक नजर देखा और कहा, ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे कमरे में आऊंगा। ये सुनकर जांग म्याओ म्याओ अपनी अड़ाओं के साथ वहां से चली गई। वक्त गुजारता गया और रात हो गई। मैंने आखिरकार ची श्याओ श्याओ को पीछा न करने के लिए मना लिया और एक चोर की तरह जांग मियाओ मियाओ के कमरे में घुस गया। कमरे में अंधेरा था और जांग मियाओ मियाओ मेरा स्वागत करने बाहर नहीं आई। इसके बजाय वो बिस्तर पर रजाई उड़कर लेती थी। सेफ हाउस गर्म था, इसलिए रजाई पतली थी और उसके शरीर की बनवट साफ दिख रही थी। ये देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। हम इतने करीब हैं, फिर भी तुम इतनी शर्मिली हो। मैंने अपनी शर्ट उतारी और रजाई के अंदर चला गया। वाओ, तुम पहले से ही बिना कपड़ों के हो? क्या तुम्हें जल्दी थी? मेरे हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उस औरत ने दर्द भरी एक हल्की आह भरी। मैं किसी तेंदुए की तरह बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा और लाइट जलाई। और वहां बिस्तर पर लेटी हुई असलियत में चीले थी। तुम यहां क्यों हो? मैंने पूछा। मैं चीले हकलाने लगी और बोल नहीं पाई। लाइट जलने की वजह से मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। उसने शायद ही कभी मेकअप किया हो, लेकिन आज किया था। उसके बाल ऊपर की तरफ किए हुए थे। उसके गोरे माथे को देखते ही मेरी आंखों में हैरानी की चमक छा गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कीले असलियत में इतनी खूबसूरत होगी। सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही कहा जा सकता था कि वो जांग म्याओ म्याओ और निंग याओ से भी ज्यादा सुंदर थी। उसका मुकाबला तो चे श्याओ श्याओ से भी किया जा सकता था।
मेरी गहरी नजर को महसूस करते हुए कीले ने शर्मते हुए अपना शरीर धत लिया। लेकिन उस वक्त मैंने उससे उलझन से पूछा, तुम यह सब किस लिए कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे यहां से निकाल दो। क्या मैंने तुमसे यह कई बार नहीं कहा? जब तक तुम मेरे लिए काम कर रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। मैं जानती हूं, पर मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। इसके बाद उसने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया। जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता का ताल्लुक हो गया था और मेरी दादी ने मुझे पला। मेरी दादी के गुजर जाने के बाद मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे नीचा दिखाया। आप कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। कीले को बातें करते हुए और उदास होते देख मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। ठीक है, जब तक तुम मुझे धोखा नहीं देती, मैं तुम्हें कभी यहां से नहीं निकालूंगा। मेरा सच्चा जवाब सुनकर कीले को आखिरकार सुकून मिला। ठीक है, बॉस। अब मैं आपसे नहीं डरती। जल्दी कीजिए और वापस जाइए। ये सुनकर मैंने एक शरारती मुस्कुराहट दी। वापस जाओ? मैं इस हालत में वापस कैसे जा सकता हूं? कीले ने घबराहट में नीचे देखा और फिर तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तो फिर हमें क्या? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने एक भूखे शेर की तरह बिस्तर पर छलांग लगा दी। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। चीली काफी ऊर्जावान दिख रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था। वह पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल गई थी। हालांकि निंग याओ उम्र में बड़ी थी और काफी तजुर्बेकार थी, लेकिन उससे ऐसी बातों का कोई अनुभव नहीं था। उसने कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया और मासूमियत से सोचा कि शायद कीले ने मेकअप किया है। लेकिन जांग म्याओ म्याओ खुद को रोक नहीं पाई और उसने एक जोर की हंसी निकाली। यह देखकर मैंने चॉपस्टिक से उसके सर पर हल्का सा मारा। इतनी खुश? डिनर के बाद तुम सारे बर्तन धोना और पूरे सेफ हाउस की अच्छे से सफाई करना। जांग मियाओ मियाओ की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और उसे आज्ञाकारी बनकर हाँ कहना पड़ा। अगर मैं उससे अच्छे से अनुशासन में नहीं रखूंगा, तो पता नहीं अगली बार वो किसे मेरे बिस्तर पर भेज देगी। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा मजा भी आया। यह एक लॉटरी जैसा रोमांचक एहसास था। इसके अलावा इससे कीले को भी उससे बदला लेने में मदद मिली। यह सोचते हुए मैंने क्यूली का स्टेटस पैनल खोला। शुरुआती इनाम के लिए मैंने सवेज ट्रीटमेंट इक्विपमेंट को चुना। आखिरकार पानी ही जीवन का आधार है। सोलर पावर जनरेशन इक्विपमेंट इसके सामने कुछ भी नहीं था। वैसे भी बाहर 24 घंटे बादल छाए रहते थे, इसलिए हम ज्यादा सोलर एनर्जी इकट्ठी नहीं कर सकते थे। अगर हमें बिजली चाहिए थी, तो हमें अब भी गैसोलीन जनरेटर पर ही निर्भर रहना था। शुरुआती इनाम के रूप में मिले सर्वेलेंस सिस्टम में 4 वायरलेस कैमरास और एक मॉनिटर शामिल था। जब तक हम इसमें बैटरीज डालते, यह काम कर सकता था। डिनर के बाद मैंने उन्हें फिर से काम बांधते। आज तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कीले, तुम ड्राइंग पर ध्यान दो। जांग म्याओ म्याओ, तुम सेफ हाउस की सफाई की जिम्मेदारी संभालोगी। निंग्याओ, तुम निगरानी सुपरविजन करोगी। ये सुनते ही जांग म्याओ म्याओ तुरंत भड़क गई। सफाई करवाना ही काफी नहीं था, अब मुझे किसी की निगरानी की भी जरूरत है। जांग म्याओ म्याओ, जो अभी बगावत कर रही थी, तुरंत ढीली पड़ गई। ठीक है, मैं मान लूंगी। क्या मैं बस मान नहीं सकती? जहां तक मेरी बात है, मैंने सर्वेलेंस कैमराज लगाने का फैसला किया। उन्हें स्कूल के गेट और पिछले पहाड़ पर लगाने का सोचा। इस तरह मैं वक्त पर जान पाऊंगा अगर कोई स्कूल में दाखिल होता है। वैसे मैंने चे श्याओ श्याओ को स्कूल के आसपास तलाश करने के लिए साथ लिया, ये देखने के लिए कि क्या वहां और जनरेटर्स या गैसोलीन मिल सकते हैं। दिन के आखिर तक मैंने कामयाबी से अपना काम पूरा कर लिया। चे श्याओ श्याओ के इवॉल्व होने के बाद उसकी ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई थी। ज़ॉम्बीज़ से निपटना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। बस एक बार पकड़ना और मरोड़ना, ट्विस्ट, और ज़ॉम्बी एक लाश में बदल जाता।
जिन गैस बैरल्स को उठाने के लिए पहले कई लोगों की जरूरत होती थी, उन्हें वो अकेले उठा सकती थी। मुझे बस साइड से निर्देश देना होता था। शाम हो चुकी थी जब हम सेफ हाउस वापस लौटे। क्योंकि वहां मनोरंजन के लिए कोई सुविधा नहीं थी और फोन्स पर इंटरनेट भी नहीं था, सब लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ कीले उस रेडियो के साथ कुछ कर रही थी जो हम सुपरमार्केट से लाए थे। जांग म्याओ म्याओ उसके पास गई और बोली, तुम उस रेडियो के साथ क्या कर रही हो? मैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रही हूं, ये देखने के लिए कि क्या मुझे बाहर की कोई जानकारी मिल सकती है, चीली ने नॉब घुमाते हुए समझाया। अचानक उसने एक खास बटन दबाया और रेडियो से एक आवाज आई। मुझे सिग्नल मिल गया, कीले हैरानी से चिल्लाई। ये सुनते ही सब तुरंत उसके पास जमा हो गए। रेडियो से एक आदमी की आवाज आई, बिन्हाई के मेरे प्यारे नागरिकों, मैं बिन्हाई सिटी का मेयर हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इस भयानक ज़ॉम्बी संकट और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और आप अब भी काफी दुख झेल रहे हैं। मेयर होने के नाते मैं आपके दुख को गहराई से समझता हूं। लेकिन यहां मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। लगातार कोशिशों के बाद हमने सफलतापूर्वक हटियन कम्युनिटी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये एक सेफ जोन है और सभी नागरिकों के लिए खुला रहेगा। लगता है कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। सो बाय बाय।